हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं अपना एक क्लास 10th की बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 5 है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अब तक हम इस चैप्टर में क्या देख चुके हैं। अब तक हम ये देख चुके हैं कि हमारा जो न्यूट्रिशन है, जो लाइफ प्रोसेस, डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस है, जैसे कि आपके मूवमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये सारी चीज़ें देख चुके थे। 3-4 लाइफ प्रोसेस इस चैप्टर में ऐसे हैं जिन्हें हमें डिटेल में समझाना है, थोड़ा सा आपके लेवल का उसमें। अब हम उस सीरीज में बढ़ रहे थे, आगे न्यूट्रिशन को बता रहे थे। और न्यूट्रिशन में आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मैंने कल आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, मतलब आपको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में बताया था। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना, अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर लेता है, अपने आप सिंथेसाइज कर लेता है। ठीक है, इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का यूज करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या था, ये फूड था और एनर्जी, हाई एनर्जी का मॉलिक्यूल होता है, कॉम्प्लेक्स फूड बोलते हैं इसे। ठीक है, तो उसकी फॉर्मेशन होती है। आई बात समझ में। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि बताया था मैंने कि रॉ मटेरियल क्या होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोफिल है, सनलाइट है, सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखवाई थी, जैसे कल मैंने आपको बताया था, आपका लेक्चर हुआ था कल केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस वाले चैप्टर में आपको आया था कि रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर मैं समझाऊंगा आपको कि किस तरह से है, क्या होता है, किस तरह से उससे एनर्जी बाहर ली जाती है। ठीक है, अभी कंसर्न हमारा न्यूट्रिशन के ऊपर है। तो न्यूट्रिशन में, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में लास्ट मैंने छोड़ा था आपको स्टोमेटा के बारे में बता के, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बताया था। आई बात समझ में। तो स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा आर द साइट्स फॉर गैसियस एक्सचेंज, गैस की जिससे एक्सचेंज होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्ट्रोमा का मतलब ही ओपनिंग से होता है। आई बात समझ में। अब आपके जो स्टोमेटा होते हैं वे दो तरह के होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये पॉइंट मेरे माइंड से स्किप हो गया था कल उस दिन, तो मैं आपको बता दूं स्टोमेटा जो होते हैं आपके दो तरह के होते हैं। देखो, कुछ प्लांट तो ऐसे हैं आपके, आप पहले फील कीजिए इस चीज को। कुछ प्लांट ऐसे हैं, आपने देखा होगा एलोवेरा लगाया आपके घरों के अंदर, ये बड़ा कॉमनली आपको दिख जाता है। इस एलोवेरा के अंदर क्या देखते हैं, इस एलोवेरा के अंदर आपको इस तरह से स्ट्रक्चर देखने मिलेगा। ये एलोवेरा का इस तरह से आएगा और ये इस तरह से कांटे से इसकी ये इस तरह से आपको इस तरह से ये एलोवेरा देखने मिलेगा। ठीक है, अब ये जो आपको दिखाई पड़ते हैं ना छोटे छोटे से कांटे से, ये ठीक है, ये एक्चुअल में क्या होता है, ये होते हैं रिड्यूस्ड लीफ। ये लीफ होती है, एक्चुअल में क्या होती है, लीफ होती है। ठीक है, जो पत्तियां होती है ना वो रिड्यूस हो चुकी है, उन्होंने अपना आकार घटा लिया है। क्यों घटा लिया, देखो इसको लीफ के थ्रू होता क्या है, लीफ के थ्रू होता है वाटर का लॉस। लीफ की स्वेटिंग को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन होता है, अब ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस हो जाए। अच्छा, ये प्लांट एक्चुअल में, ये प्लांट कहाँ का प्लांट होता है, ये होता है डेजर्ट प्लांट। जो आपके मरुस्थलीय जो प्लांट होता है ना, ये वहां पर देखने मिलता है। दैट मीन्स कि जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी बहुत 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 कम होती है। ठीक है, डेजर्ट में क्या होता है, डेजर्ट में पानी की अवेलेबिलिटी क्या होती है, बहुत बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, एक तो पानी नहीं ऊपर से, और अगर वहां पर लीफ बड़ी हो जाती, लीफ बड़ी होती, लीफ रिड्यूस ना करते, तो लीफ अगर वहां पर मौजूद होती तो उसके थ्रू क्या हो सकता था, ट्रांसपिरेशन हो सकता था। अब नेचर ने क्या किया, अब नेचर ने ये किया, इस प्लांट ने अपने अंदर एक नई एडेप्टेशन कर ली। जिस साइड के थ्रू वाटर लॉस हो रहा था उस साइड को तो इसने कर दिया बंद, बिल्कुल जड़मूल से बंद कर दिया। और जो इसका ये जो आपको चौड़ा सा चपटा सा पार्ट दिखाई पड़ता है, ये एक्चुअल में स्टेम होता है इसका। उस स्टेम को मॉडिफाई कर लिया किसके अंदर, आपके फोटोसिंथेसिस का काम करने के लिए। ठीक है, अब ये जो रिड्यूस लीफ हो गई, ये रिड्यूस लीफ हो गई, इसके पास में भी स्टोमेटा होता है। लेकिन वे कैसे होते हैं, वे होते हैं आपके ऐसे स्टोमेटा जो रात में खुलते हैं। क्यों, अगर दिन में स्टोमेटा खुले, अगर दिन में इसके लिए स्टोमेटा खोले जाते हैं, स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, उसके आपके स्टोमेटा प्रेजेंट हो जाएंगे इसके यहाँ पर स्टेम के ऊपर। जो उसका चौड़े पत्ती वाला भाग जिसे आप लीफ बोलते हैं, एलोवेरा की लीफ, वो एक्चुअल में स्टेम होता है। ठीक है, ओपनशिया, कैक्टस, नागफनी, सुना भी होगा आपने, देखा भी होगा, चपटा सा प्लांट है, उसमें कांटे कांटे दिखाई पड़ते हैं, वे रिड्यूस लीफ होते हैं। और चपटा सा जो पार्ट होता है उसका वो स्टेम होता है, वो हरा होता है, मॉडिफाई होता है, उसके अंदर आपके स्टोमेटा देखने मिलते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। ट्रांसपिरेशन वहां से नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन लीफ के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन करके पानी की बचत करी वहां पर। ठीक है, उसके अलावा प्रोटेक्शन करने का भी काम करेंगे, वे जो कांटे में करके अंदर कन्वर्ट होंगे, कुछ हद तक प्रोटेक्शन करने का भी काम करते हैं प्लांट को। भाई किसी दूसरे जानवर कोई ना खा नहीं सकता, खाएगा तो उनके मुंह में कांटे चुभ जाएंगे। आई बात समझ में, तो ये भी चीज होती है उसके सामने। तो अब उनके स्टोमेटा क्या होते हैं, उनके स्टोमेटा अगर दिन में खुलते हैं तो स्टेम के थ्रू पानी बाहर निकलेगा। अब अगर स्टेम के थ्रू पानी बाहर निकल गया तो पानी तो फिर भी कम पड़ेगा ना, इसलिए उनके स्टोमेटा ने क्या किया, इसलिए
इसलिए उनके स्टोमेटा ने वे खुलने लगे रात के टाइम पे। क्या खुलने लगे? रात के टाइम पे। आपने देखा भी होगा कि जो आपके एलोवेरा का प्लांट है वो क्या होता है एक्चुअल में, वो रात में ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है आपको। आई बात समझ में? एलोवेरा का जो प्लांट है वो रात में आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्लियर है बात? तो स्टोमेटा कितने तरह का होता है? स्टोमेटा दो तरह के होते हैं। एक तो वो जो दिन में खुलते हैं, ओपन इन डे, जो भी नॉर्मल प्लांट आप देख पा रहे हैं, जो भी आपके सामने जिसके जो वेल डिफरेंशिएटेड है रूट्स के अंदर, स्टेम के अंदर और लीव्स के अंदर, जिसकी पत्तियां साफ साफ बड़ी बड़ी दिखाई पड़ रही हैं आपको, साफ साफ दिखाई पड़ रही है, उन सभी प्लांट का स्टोमेटा क्या है? दिन में खुलने वाला होता है। आई बात समझ में? तो कुछ स्टोमेटा क्या होते हैं जो दिन के अंदर खुलते हैं। कुछ प्लांट, स्पेशल प्लांट जैसे कि डेजर्ट प्लांट, जो कि आपके रेगिस्तान के अंदर मिलने वाले, रेगिस्तान के अंदर मिलने वाले जो प्लांट है, या ऐसी जगह पर प्लांट मिलता है जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ना के बराबर है, जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ना के बराबर है, आपके उस तरह के वो प्लांट का उनका स्टोमेटा क्या होता है? उनका स्टोमेटा खुलता है नाइट में। तो कुछ के स्टोमेटा क्या खुलते हैं? दिन में खुलते हैं। कुछ के कहाँ खुलते हैं? ओपन इन नाइट, रात में खुलते हैं भैया जी स्टोमेटा, ठीक है। तो जो दिन में खुलने वाले स्टोमेटा होते हैं, दिन में सनलाइट का यूज होता है, तो उन्हें बोलते हैं फोटो। सनलाइट के लिए क्या वर्ड आता है? फोटो। और सनलाइट में वे एक्टिव होते हैं, सनलाइट में वे क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं, इसीलिए उन्हें क्या बोला गया? फोटो एक्टिव स्टोमेटा। क्या बोलते हैं उन्हें? फोटो एक्टिव स्टोमेटा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो फोटो एक्टिव स्टोमेटा क्या हो गए? जो सनलाइट की प्रेजेंस में एक्टिव होते हैं। फोटो मतलब सनलाइट, एक्टिव मतलब एक्टिवेट होना। ऐसा स्टोमेटा जो सनलाइट की प्रेजेंस में एक्टिवेट हो रहा हो, उसे क्या बोलेंगे? फोटो एक्टिव स्टोमेटा बोलेंगे। और रात में खुलने वाला जो स्टोमेटा है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे स्कोटो। स्कोटो बोलते हैं कि नाइट विजन को, नाइट के लिए, रात के लिए वर्ड यूज किया जाता है स्कोटो। और रात में एक्टिवेट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। यानी अब आपके स्टोमेटा दो तरह के हो गए, एक हो गया आपका फोटो एक्टिव स्टोमेटा और एक होता है आपका स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। आई बात समझ में? क्लियर है? इसको स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा के प्लांट जो है वो क्या हो गया आपका? वो हो गया आपका कैक्टस हो गया, ठीक है, एलोवेरा हो गया, ओपनशिया, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे डेजर्ट प्लांट है। ये डेजर्ट के अंदर दिखने वाले प्लांट हैं और इनका स्टोमेटा रात में खुलता है। रेस्ट ऑफ द प्लांट जितने भी आपको जो अपने आसपास देखते हैं, आम, अमरूद, सेब, केला, संतरा, सब के सब क्या है? वे दिन में खुलने वाले स्टोमेटा हैं, ठीक है। और उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें फोटो एक्टिव स्टोमेटा बोला जाता है। क्लियर है बात आपके यहाँ तक के? चलिए, अब ये तो थी बात स्टोमेटा को लेके। अब हम बात करते हैं आगे हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का ये पॉइंट जो था वो मिस हो चुका था, इसे मैंने यहाँ पर कवर करा दिया। अब अगला जो पॉइंट है हमारा वो है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। क्या है भैया? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से नहीं बना पाता है। अपना फूड बनाने के लिए उसे या तो दूसरे प्लांट के ऊपर या दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। आप कुछ भी चीज घर के अंदर पका रहे हो, आपको वो या तो प्लांट का सोर्स होगा या किसी एनिमल का सोर्स होगा। पनीर दूध से बनता है। आज हमने क्या बनाया? लेट अस सपोज शाही पनीर बनाया, तो शाही पनीर आएगा कहाँ से? वो पनीर तो लाना पड़ेगा। ये शाही पनीर में पनीर ही ना हो तो काहे का शाही पनीर है ना, ठीक है। तो पनीर आया आपके सामने, पनीर कहाँ से आया? वो दूध से बना है। दूध किसका प्रोडक्ट है? एनिमल का प्रोडक्ट है। आई बात समझ में? तो मैं बोल रहा हूँ कि जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है, फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो दूसरा एनिमल हो, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी आपको चीजें देखने मिलेगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि फूड हम क्या खा रहे, किस तरह से खा रहे, और इंपॉर्टेंट चीजें उसे हम किस तरह से ऑब्टेन कर रहे। ऑब्टेन करने का मतलब क्या है? एक जंगल में आपको शेर को शिकार करना होता है तो उसे हिरन को पकड़ना होगा। किसे पकड़ना होगा? हिरन का शिकार करना होगा। अब हिरन जो है वो प्लांट की तरह खड़ा तो नहीं है एक जगह कि प्लांट की तरह खड़ा और जानवर आए और उसे खा के चले गए, ठीक है। अब टाइगर है, टाइगर कार्निवोर है, उसे शिकार करना है हिरन का, और हिरन भी एक जिंदा जानवर है तो उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ेगा। हिरन अपनी पूरी स्पीड से दौड़ेगा, टाइगर अपनी पूरी स्पीड से दौड़ेगा। दोनों इसलिए दौड़ेंगे क्योंकि हिरन को अपनी जान बचानी है और टाइगर को अपना पेट भरना है। तो ज्यादा तेजी से कौन दौड़ेगा? हिरन दौड़ेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी टाइगर क्या करता है? उसे पकड़ के खा लेता है, मतलब उसे मेहनत करनी पड़ती है। तो सिर्फ हम क्या खाते हैं यही इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उस फूड को किस तरह से ऑब्टेन करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। उसी के हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट होगी, उसी के हिसाब से उस फूड का डाइजेशन होगा। आप फूड किस तरह से ऑब्टेन कर रहे हैं इसी हिसाब से उनका डाइजेशन भी होगा, उनका यूटिलाइजेशन फूड इसी बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप फूड को ऑब्टेन कर कैसे रहे हो।
क्लियर है बात यहाँ तक के? ठीक है, चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आपको क्या हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाता, वो अपने फूड के लिए डिपेंड करता है या तो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर या किसी दूसरे एनिमल के ऊपर, और इस तरह के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? इस तरह के न्यूट्रिशन को बोलते हैं हम हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। आई बात समझ में? क्या बोला जाता है? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात करूँ, अच्छा मैं आपको कुछ और चीज बता देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल हम हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम फूड लेते हैं सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। अब हमने फूड लिया, हमने फूड लेके मुंह में डाला, मुंह में डालने के बाद में वो स्पेशल ऑर्गन के अंदर गया, स्पेशल ऑर्गन के अंदर जाकर उसका स्पेशल तरह से, स्पेशल तरीके से उसका क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, और उससे आपको एनर्जी मिल गई। यानी आपने फूड को लिया और फूड को मुंह के अंदर रखा, सॉलिड फूड मुंह के अंदर लेने के बाद में उसे आपने इंजेस्ट किया। इंजेस्ट मतलब मुंह के अंदर रखना। इंजेस्ट करने के बाद में आपने क्या किया, आपने उस फूड को पेट के अंदर पहुंचाया, वहां पर उसको ऊपर कुछ केमिकल एक्शन हुआ, और केमिकल एक्शन होने के बाद में उसका तोड़ फोड़ मची, केमिकल रिएक्शन उसके अंदर हुई, और उससे आपको क्या मिली? उससे आपको ये मान लिया अल्टीमेटली एनर्जी मिलनी है उसी फूड से। आई बात समझ में? लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि डाइजेशन से आपको एनर्जी नहीं मिलती है, डाइजेशन से मिलता है केवल फ्यूल। क्या मिलता है? फ्यूल। फ्यूल मतलब ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है डाइजेशन से। किसकी फॉर्मेशन होती है? ग्लूकोज की। और वही ग्लूकोज का बर्निंग होता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, जिसके जलने से, जिसके बर्निंग होने से ग्लूकोज के आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो ये बात दिमाग में रखिएगा, एनर्जी डाइजेस्टिव सिस्टम से एनर्जी नहीं मिलती है, एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन, यही वो रेस्पॉन्सिबल है जो कि क्या देता है? आपको एनर्जी देता है। डाइजेशन से मिलता है आपको फ्यूल। भाई बाइक चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, तो आपका फूड क्या है? आपका फूड पेट्रोल हो गया। अब अगर वो पेट्रोल बर्न नहीं होगा तब तक इंजन स्टार्ट नहीं होगा, पेट्रोल खत्म, इंजन बंद। ये तो आप जानते हैं, बेसिक सा फंडा है। ठीक है, तो डाइजेशन से आपको क्या मिलता है? डाइजेशन से मिलता है आपको फ्यूल, ग्लूकोज के फॉर्म में। रेस्पिरेशन से क्या होता है? रेस्पिरेशन में उस फ्यूल की बर्निंग होती है, उसको जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। आई बात समझ में? जिससे आपको क्या मिलता है? जिससे आपको एनर्जी की फॉर्मेशन होती है, एनर्जी मिलती है, जिसको आप यूज कर पाते हो। समझ में आई बात? तो मैं बोल रहा हूं कि हम क्या करते हैं, हम सॉलिड फूड को लिया, सॉलिड फूड को मुंह के अंदर रखा, और हमारे बॉडी के अंदर गया, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जाके उस फूड का क्या हुआ? उस फूड के ऊपर केमिकल का एक्शन हुआ, केमिकल आपके रिएक्शंस वहां पर परफॉर्म होती हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि लिविंग सिस्टम के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उन्हें बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन, या मेटाबॉलिज्म भी बोला जाता है। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन आर दोज केमिकल रिएक्शन विच आर परफॉर्म्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग सिस्टम के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है वे सब की सब क्या है बच्चों? मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाई जाती है। ठीक है, तो इस डाइजेशन में उसका क्या हुआ? उसको लिया। तो आप बोलो सर इसमें अलग क्या है? सभी इसी तरह से करते हैं? नहीं, कुछ ऑर्गेनिज्म के पास में स्पेशल मैकेनिज्म भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे हुआ। फंजाई है, फंजाई क्या करेगी? फंजाई ने देखा कि उसके बाहर सराउंडिंग के फूड है। अब आप तो उठाओगे और उस निवाले को तोड़ के मुंह में दे लोगे और आप खाकर उससे एनर्जी यूज कर लोगे, लेकिन फंजाई ऐसा नहीं करती है। फंजाई क्या करेगी? फंजाई ने देखा कि हाँ तेरे सामने, तेरे बाहर कोई फूड रखा है, तो फंजाई कुछ एंजाइम सिक्रीट करेगी अपनी बॉडी से, और उस एंजाइम को सिक्रीट करके छोड़ देगी उस फूड के पास में। यानी फूड का डाइजेशन बॉडी के बाहर करती है फंजाई। फूड का डाइजेशन कहाँ करती है? बॉडी के बाहर करती है। और उसका डाइजेशन बॉडी के बाहर कैसे करती है? कुछ एंजाइम को सिक्रीट करके। एंजाइम वगैरह जो उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो एंजाइम उसने बाहर सिक्रीट कर दिए, और उन एंजाइम का एक्शन होता है उस फूड के ऊपर। वे एंजाइम उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं, उस फूड को तोड़ते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर, और उसको बाद में वो फंजाई क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव टाइप का न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो हमने फूड उठाकर तोड़कर सॉलिड फूड मुंह के अंदर इंजेस्ट किया था उसे बोलते हैं हम इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। खैर ये डिटेल में आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब ये तो मैंने जस्ट आपको बताया कि एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, तो अगर लेकिन फिर भी मैं जनरलाइज वे में हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में कैटेगराइज करूं, तो हमारे यहाँ पर जनरलाइज वे में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 तरह के हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको देखने मिलते हैं। कितने तरह के? 4 तरह के। ठीक है, तो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने तरह के देखने मिले बच्चों? आपको 4 तरह के देखने मिले। सबसे पहला आपको देखने मिलता है, सबसे पहला जो आपको देखने मिलेगा वो मिलेगा आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या मिलेगा? होलोजोइक न्यूट्रिशन देखने मिलेगा। होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया अमीबा और एनिमल्स, या ह्यूमन की बात कर लो। ठीक है, ह्यूमन बीइंग सॉलिड फूड जो लेते हैं। उसके बाद में जो हो गया, उसके बाद में आ गया पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्या हो गया? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हो गया। ठीक है, उसके अलावा तीसरा हो गया आपका सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। कौन सा हो गया? सेप्रोफाइटिक
न्यूट्रिशन, ठीक है। अच्छा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि ये आपके होगी लाइस, ठीक है, लीच, अरे जूं होती है, सिर में जूं हो गई, सिर में जूं हो गई, खाज लगती है, अरे ये क्या हो गया, ठीक है। जोंक छोड़ दी, जोंक ब्लड को सक करती है, ठीक है। लाइस हुआ, लीच हुआ, इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो हो गए। सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, फंजाई वगैरह की कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म आते हैं। और लास्ट आता है सिम्बायोसिस, क्या आता है, सिम्बायोसिस, ठीक है। सिम्बायोसिस, समझ में आई बात आपके। चलिए एक एक करके इसको देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं, ह्यूमन के अंदर है। कि मतलब ह्यूमन क्या लेगा, ह्यूमन इंजेस्ट करेगा, इंजेस्ट करता है सॉलिड फूड को, क्या करता है, इंजेस्ट करता है सॉलिड फूड को, और इसी सॉलिड फूड का केमिकल कन्वर्जन करता है वो अपने डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर। यानी एक तरह से होलो, मतलब एक वर्ड आता है ना होलो, जो अंदर से खाली सा चैम्बर हो। तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ से लेके और एनस तक, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं उसे, ये ठीक है, वो भी एक तरह से होलो कैनाल ही होती है, ठीक है। और चूंकि उसके अंदर सॉलिड फूड का डाइजेशन हो रहा होता है, तो कन्वर्जन होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन बोला जाता है। आई बात समझ में। अच्छा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में दो ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है। पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म में दो ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ेगी, एक पड़ती है पैरासाइट की और एक पड़ती है होस्ट की। किसकी, एक पड़ती है पैरासाइट की, एक पड़ती है होस्ट की। और पैरासाइट की जो बॉडी होती है, ध्यान से देखिएगा, पैरासाइट का साइज जो है वो होस्ट की बॉडी से छोटा होता है। तो पैरासाइट का साइज कैसा हुआ, वो स्मॉलर इन साइज, छोटे साइज का हुआ। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 10th में मैं खुद कंफ्यूज था कि पैरासाइट और होस्ट का मतलब क्या है। ध्यान से देखिए, वो होस्ट बोलते हैं मेजबान, ठीक है, पैरासाइट होता है एक तरह से मेहमान, ठीक है। तो पैरासाइट का साइज कैसा होता है, वो छोटा होता है एज कंपेयर टू होस्ट से, और होस्ट का साइज क्या होता है, ये होता है लार्जर या बिगर देन पैरासाइट, ठीक है। तो होस्ट का साइज बड़ा होता है, पैरासाइट का साइज छोटा होता है। आपके सिर में अगर जूं हो जाती है किसी के सिर में, तो जूं एक क्या है, पैरासाइट हो गया, क्या हो गया, पैरासाइट हो गया। और आप जिसके ऊपर वो फीड कर रहा है वो क्या हो गया, वो होस्ट हो गया। अपना फूड का सोर्स, वो छोटा सा कीड़ा जो अपना फूड का सोर्स जिस ऑर्गेनिज्म से लेता है उसे क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। अब ये पैरासाइट आपकी बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, ये पैरासाइट आपके बॉडी के बाहर भी हो सकते हैं। अगर वही पैरासाइट आपकी बॉडी के अंदर देखने मिला, जैसे कि पेट में कीड़े बोलते हैं, होता है पेट में बच्चों के कीड़े हो जाते हैं। कीड़े होने का मतलब ये है कि उसके अंदर पैरासाइट बॉडी के अंदर घर कर चुके हो, स्पेशली राउंड वॉर्म। कौन से, स्पेशली राउंड वॉर्म, ठीक है। उन पैरासाइट का नाम क्या होता है, राउंड वॉर्म। और ये आपके इंटेस्टाइन के अंदर देखने मिलते हैं, ठीक है। तो राउंड वॉर्म क्या होते हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर देखने मिलते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर देखने मिलते हैं उन पैरासाइट को हम क्या बोलते हैं, एंडो। अंदर वर्ड के लिए क्या आता है, एंडो। और चूंकि वो पैरासाइट है, कहाँ है, बॉडी के अंदर है, तो पैरासाइट भी दो तरह के हो गए। एक हो गया एंडो पैरासाइट जो बॉडी के अंदर है, और बॉडी के बाहर के लिए वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर एक्टो। क्या वर्ड यूज किया गया, एक्टो। तो बॉडी के बाहर जो पैरासाइट आपके बॉडी की सरफेस के ऊपर मौजूद है, जैसे कि सिर में जूं होती है, वो क्या है, वो एक्टो पैरासाइट है। राउंड वॉर्म हो गए जो बॉडी के अंदर है, वो क्या है, वो एंडो पैरासाइट है, ठीक है। अब पैरासाइट और होस्ट का समझ में आ गया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म पचाया अपना फूड डायरेक्ट एब्जॉर्ब करता है, डायरेक्ट लेता है, उसको नुकसान तो पहुंचाता है लेकिन मारता नहीं है। ध्यान से सुनना, ये पैरासाइट जो है आपको होस्ट, दोनों के दोनों लिविंग होते हैं। ध्यान से सुनिए, पैरासाइट का साइज छोटा होता है, होस्ट का साइज बड़ा होता है। और जनरली पैरासाइट अपने होस्ट को किल नहीं करता है। अगर उसने अपने होस्ट को किल कर दिया तो वो फीड कहाँ करने जाएगा, और वो क्या करता है, जिस फूड एब्जॉर्ब, देखो एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन का प्रोसेस चल किसके अंदर रहा है, ह्यूमन के अंदर चल रहा है। ह्यूमन के सिर के ऊपर जूं है, तो जो डाइजेस्टेड फूड है वो डायरेक्ट उसे क्या करता है, पैरासाइट वहां से सक करता है, एब्जॉर्ब करता है। आई बात समझ में। तो एब्जॉर्ब करने से क्या हुआ, एब्जॉर्ब करने से ये हुआ कि पैरासाइट फूड को क्या किया, फूड को एब्जॉर्ब कर लिया डायरेक्ट। खुद उसने कुछ नहीं करा, उसने बना बनाया, पचाया, डाइजेस्टेड फूड, ऑलरेडी प्योर फूड वहां से क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन वो अपने होस्ट को नहीं मारता है। दो तरह के हैं, बॉडी के अंदर है, बॉडी के बाहर है, ठीक है। क्लियर है बात, यहाँ तक के बात समझ में। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में होगा जिसमें पैरासाइट बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर फीड करता है, रहता है, वहां पर सर्वाइव करता है, और उसी के अकॉर्डिंग वो स्पेशल कुछ अपने एडेप्टेशन भी कर लेता है। जैसे पेट के अंदर रहना बड़ी मामूली बात नहीं है, हर वक्त मूवमेंट चल रहा होता है इंटेस्टाइन के अंदर। तो अगर उसे वहां पर रहना है तो वो क्या करता है, वो अपने दांत बड़े बड़े गड़ा लेता है, किसके अंदर, हुक बोलते हैं, किसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर गड़ा लेता है, जिसकी वजह से पेट में कीड़े होने पर दर्द महसूस होता है। खैर, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होगा, कि जिसमें बॉडी की सरफेस के ऊपर या बॉडी की सरफेस के अंदर आपको क्या देखने मिलता है, ऑर्गेनिज्म होस्ट की बॉडी के ऊपर क्या करता है बच्चों, फीड करता है। क्लियर है बात यहाँ तक के,
ठीक है। अब तीसरा जो न्यूट्रिशन है वो क्या है, तीसरा न्यूट्रिशन हो गया आपका सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्या हो गया, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की खास बात क्या है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जैसे कि फंजाई, अब आपने देखा होगा कि आपकी रोटी रखी घर के कुछ दिनों के अंदर उसके ऊपर फफूंदी लग गई, फंजाई फंगस ग्रो कर गई, व्हाइट व्हाइट सी, आई बात समझ में। मतलब फंजाई क्या करती है, फंजाई वहां पर ग्रो करती है जो आपका डेड एंड डिकेइंग मटेरियल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या हुआ, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में कि ऑर्गेनिज्म फीड करता है, ऑर्गेनिज्म फीड करता है कहां पर, ऑर्गेनिज्म अपना खाना लेता है, फीड करता है ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर, ठीक है। यानी मरा हुआ, सड़ा हुआ, भुसा हुआ, सड़ी भुसी चीजें, सड़ी बेकार चीजें, खराब चीजें, इनके ऊपर फंजाई अक्सर ग्रो करती है और वो जो वहां से फूड ले रही होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था फंजाई अपनी बॉडी से कुछ एंजाइम, कुछ केमिकल रिलीज करती है, वे केमिकल बॉडी के बाहर उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं और वहीं से उस फूड को बाद में क्या किया जाता है, इंजेस्ट किया जाता है। आई बात समझ में। अब लास्ट चलता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, शायद कुछ लोग इसके बारे में जानते भी होंगे या इसके बारे में नहीं भी जानते होंगे, ठीक है। तो सिम्बायोसिस के बारे में बता देते हैं आज। देखिएगा, सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन दोनों एक ही बात है, ठीक है। न्यूट्रिशन, देखो आपने देखा होगा कि घर के अंदर हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, ठीक है। हस्बैंड कमा के लाता है, अक्सर इंडियन सोसाइटी, टिपिकल इंडियन सोसाइटी के अंदर आजकल तो जो है मेल और फीमेल दोनों जो है बराबर के कमा रहे हैं, बराबर की इनकम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी घर का काम कौन करती है, घर का काम आज भी महिलाएं करती है। डजेंट मैटर किस पोस्ट पे है, कितनी बड़ी जॉब कर रही है वो, आज बात समझ में, ठीक है। वो अलग बात है कि भैया अगर दोनों ही वर्किंग है तो वो किसी मेड को हायर कर लेते हैं, वो बात की चीज़ है, वो हमारे यहाँ का इश्यू नहीं है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आपने देखा होगा कि हस्बैंड नॉर्मल, एक टिपिकल गांव के अंदर आप क्या देखते हैं, हस्बैंड जो है वो नॉर्मल क्या करता है, वो बाहर जाता है, कमाता है, पैसे कमा कर लाकर घर में देता है, या घर में ज़रूरत का सामान ला कर देता है, और खाना बनाने का काम जो है वो क्या करती है, वो उसकी वाइफ करती है, ठीक है। तो दोनों में एक तरह से म्यूचुअल रिलेशनशिप है हस्बैंड एंड वाइफ का, जिसमें दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। अगर हस्बैंड कमा कर नहीं लाएगा तो वाइफ खाना कहाँ से बनाएगी, और वह दोनों को जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत है, और वो अपने घर को छोड़कर जा रहा है तो उसके घर की रखवाली के लिए भी ज़रूरत है। आई बात समझ में, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट आपको, ठीक है, जस्ट आपको एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी एक तरह से हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन यहाँ पर देखने मिलता है, किसके बीच में, बिटवीन फंजाई एंड एल्गी के बीच में, किसके बीच में, सॉरी, फंजाई के और एल्गी के बीच में। देखो फंजाई और एल्गी के बीच में कुछ रिलेशनशिप, ये दोनों एक साथ साथ आकर रहने लगते हैं, एक साथ ग्रो करते हैं, और जब ये दोनों एक साथ ग्रो करने लग जाते हैं तो उस रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है, लिव इन रिलेशनशिप, मतलब लाइकेंस बोला जाता है, ठीक है। L फॉर लाइकेंस, L फॉर लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है। तो फंजाई और एल्गी क्या करते हैं, फंजाई और एल्गी आपस में एक साथ रहने के लिए आए और उस एसोसिएशन को क्या बोला जाता है, लाइकेंस बोला जाता है। तो लाइकेंस क्या होता है, लाइकेंस आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी। जो आपकी फंजाई होती है और जो एल्गी होती है तो दोनों आपस में एक साथ रहना, इकट्ठा रहना शुरू कर देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें लाइकेंस आपको उनको बोला जाता है। अब सवाल ये कि इकट्ठा क्यों हुए, ना तो अकेले रहकर एल्गी की रिक्वायरमेंट पूरी हो पा रही, और ना फंजाई अगर अकेला रहेगा तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक चट्टान, एक बेयर रॉक, एक चट्टान की बात कर रहे हैं, और चट्टान पे अगर कुछ वहां पर आपको एल्गी भी देखने मिल जाएगी और आपको फंजाई भी देखने मिलेगी, लेकिन ये दोनों अलग अलग सर्वाइव नहीं कर सकते, इनको एक साथ रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा, एल्गी को करना है फोटोसिंथेसिस, फूड बनाना है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसे चाहिए वाटर, लेकिन चट्टान के पास में वाटर अवेलेबल नहीं है। फंजाई करती है मॉइस्ट, नमी वाले सरफेस में, जहां पर नमी होती है, जहां पर मॉइस्चर होता है, ये वहां पर ग्रो करती है, ठीक है। लेकिन इसे वो नमी केवल इसके फूड के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ये बेर चट्टान पर, एक रॉक पर, एक चट्टान के ऊपर फंजाई और एल्गी एक साथ रहना शुरू कर देती है। फंजाई क्या करती है, फंजाई एल्गी को वाटर प्रोवाइड कराती है, और एल्गी फोटोसिंथेसिस करने के बाद में बदले में फंजाई को क्या देती है, फूड देती है। तो यानी दोनों ऑर्गेनिज्म का काम चल रहा है, ये भी एक तरह से न्यूट्रिशन है, ये लाइकेंस है, इसे क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोला जाता है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन भी बोला जाता है, जिसमें दो स्पीसीज आपस में इंटरलिंक्ड होती है, किसी को कोई नुकसान नहीं होता है, दोनों को कुछ ना कुछ फायदा होता है। जबकि पैरासाइट में एक स्पीसीज का नुकसान होता है, एक स्पीसीज का फायदा होता है।
वही बात समझ में। पैरासाइट में एक स्पीसीज का क्या होता है, नुकसान होता है, और एक स्पीसीज का फायदा होता है, जबकि सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में आपको दोनों स्पीसीज का क्या देखने मिलता है, फायदा ही फायदा होता है, किसी स्पीसीज का कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये तो मैंने आज आपको हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स बताए थे, ठीक है। कल हम क्या देखने वाले हैं, कल हम शुरू करेंगे, आज का लेक्चर हम यही पर ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। 24-25 मिनट हो चुकी है। कल के लेक्चर में हम देखेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर इसका जब भी आएगा आपका, उसमें हम क्या देखने वाले हैं, उसमें हम देखेंगे कि आपका जो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है अमीबा के अंदर और ह्यूमन के अंदर वो किस तरह से होता है, और इसके बाद में न्यूट्रिशन वाला पोर्शन हमारा खत्म हो जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा रेस्पिरेशन वाला पॉइंट, ठीक है। तो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन अभी बाकी है, इसको हम करने वाले हैं। मैंने अभी तक जितनी भी वीडियो बनाई उसमें आपको जो पहले एनसीईआरटी की 2 एक्टिविटी गई थी उसकी जो कुछ वीडियोज़ हैं वो आपके मैंने ग्रुप में शेयर करी थी उन एक्टिविटी के रिगार्डिंग, और मैंने उस वीडियो का लिंक अपनी प्लेलिस्ट में, जो इसी चैप्टर की लाइफ प्रोसेस की प्लेलिस्ट है, वहां पर भी उन दोनों वीडियोस का लिंक दे दिया है। तो उम्मीद है आपने जरूर वे दोनों की दोनों वीडियो, दोनों की दोनों एक्टिविटी की वीडियो देख ली होंगी और आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। मेहनत करो भाई, पढ़ाई लिखाई करो अब तो, ठीक है, क्लियर है। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और अपना टाइम से काम जो भी मिल रहा है उसे पूरा कर लो। एक चीज़ और, गूगल क्लासरूम ऐप आप जो है वो डाउनलोड कर लें। गूगल क्लासरूम ऐप डाउनलोड करने के बाद में जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो उसके गूगल क्लासरूम ऐप का मैं एक कोड दूंगा, उस कोड के थ्रू आप उसमें ऐड हो जाना। उसका बेनिफिट ये होगा कि कुछ असाइनमेंट और कुछ क्वेश्चन पेपर में वहाँ पर डाल दिया करूँगा, तो वो आपका लाइव डिस्कशन भी होगा, उसमें हम अपने क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लिया करेंगे। आई बात समझ में। वीक में एक दिन हम अपने क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आप ये फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ये यूट्यूब पर लाइव आना, ये ठीक अपना अभी इस तरह से फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मोबाइल से जस्ट रिकॉर्डिंग हो रही है, एक बार में एक ही काम पॉसिबल हो सकता है। सेंटर पे हो जाएगा ये काम हमारा, लेकिन फिलहाल अभी यही प्रॉब्लम है, ठीक है। काम चल रहा है तो अभी इतने लॉकडाउन है, इतने तक तो आप एडजस्ट कीजिए, उसके बाद में देखेंगे क्या होता है, ठीक है। चलिए खैर, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।